नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर से हम यूपीएलटी हिंदी प्री परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। इसके पहले हमने सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी के सिलेबस को कवर करने की कोशिश की, जहां पर मार्गदर्शन की जरूरत रही आपको हमने सतर्क भी किया। उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी 90% के आसपास में कंप्लीट हो गई होगी और आप सभी की मांग के आधार पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और परीक्षा तक लगातार ये प्रैक्टिस सेट जारी रहेगी, जिसके आधार पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप परीक्षा में जाएंगे तो आपके सामने काला अक्षर और सफेद कागज ही दिखाई देगा। इसलिए आप यदि रंगीन प्लेटफॉर्म पर तैयारी किए होंगे तो थोड़ा सा अपने को नई पिच पर वहां पर अनुकूल माहौल बनाना पड़ेगा। तो हमने ठीक वैसे ही प्रश्न पत्र को तैयार किया है जैसा कि आपको एग्जाम में मिलेगा। तो चलते हैं, हम सीधे बातचीत करते हैं प्रश्नों के ऊपर और हम उन की पॉइंट्स पर भी आप सभी का ध्यान ले जाएंगे जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में दिखाई देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। उक्त कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि आपने काफी मेहनत की है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि इसी वीर गाथा काल को देखकर ही बहुत जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे और जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो वीर गाथा का नाम रखा गया, अब वो वीर रस से प्रधान रचनाओं के आधार पर तो है ही, साथ में इसकी कोटि निर्धारित की गई है कि अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा हो गया, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक तरफ नामकरण दिया गया है, दूसरे तरफ विद्वानों का नाम है। चारण काल, प्रारंभिक काल, वीर काल, सिद्ध सामंत काल। तो देखिए, हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जरूर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि नामकरण से संबंधित कोई ना कोई एक सवाल आपके एग्जाम में रहना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपना जो भी नोट्स बनाए होंगे उसको एक बार जाके रिवाइज करेंगे कि नामकरण हमें एकदम से क्लियर करके जाना है। बातों ही बातों में आपने यहाँ पर बता दिया होगा कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, सिद्ध सामंत काल राम कुमार वर्मा का नहीं बल्कि राहुल साकृत्यायन का है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। बाकी चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, कई जगहों पर आप देखेंगे कि राम कुमार वर्मा का नाम बीच में जोड़ा जाता है। जब ग्रियर्सन ना हो तो राम कुमार वर्मा को ध्यान में रखिए। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये सभी ऑप्शन तो सुमेलित थे, लेकिन ऑप्शन चौथा जो था वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप में परिगणित नहीं है। ये सवाल थोड़ा सा टफ आपके लिए हो सकता है कि जब भी रस की बात की जाती है, आचार्य विश्वनाथ ने परिभाषा दी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य की परिभाषा देते हुए रस को उन्होंने केंद्र में रखा हुआ है। क्यों रखा? उसके स्वरूप पर विश्वनाथ ने काफी काम किया है। ऑप्शन दिया गया है, रस अखंड है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस वेदांतर स्पर्श युक्त है, रस चिन्मय है। तो कौन सी ऐसी बात है जो आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप में गिना नहीं जा सकता है, उसको रखा नहीं जा सकता है? सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा।
आप जब देखेंगे तो विश्वनाथ ने लगभग 8 तत्वों की बात की है। आप इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर। पहली बात उन्होंने कहा कि रस जो है वो सत्वोद्रेकमय होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि रस अखंड होता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा उन्होंने कहा रस ब्रह्मानंद सहोदर है। चौथा उन्होंने कहा रस चिन्मय है। पांचवा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर किया गया है जो कि परीक्षाओं में कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है। स्पर्श शून्य उन्होंने कहा, ठीक है। चौथी बात उन्होंने कहा कि रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, युक्त नहीं है। युक्त होने की वजह से ही ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। पांचवा हम आप सभी को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकोत्तर चमत्कार को ध्यान में रखा। फिर इसके बाद उन्होंने जो छठा जो बताया, इन्होंने बताया कि स्वाकारवद भिन्न, ठीक है, स्वकारवद भिन्न। तो इस तरीके से, और फिर उन्होंने कहा कि जो रस है वो स्वप्रकाशानंद है। ये भी बात कही एक तरीके से विश्वनाथ जी ने, ठीक है ना। तो कुल इस तरीके से उन्होंने कहा कि रस सत्वोद्रेकमय है, लोकोत्तर चमत्कार, स्वाकारवद भिन्न है, स्वप्रकाशानंद है, रस अखंड है, ठीक है, ब्रह्मानंद सहोदर है, वेदांतर स्पर्श शून्य है, फिर रस चिन्मय है। तो इस तरीके से तमाम बातें रस के संदर्भ में, रस के स्वरूप के बारे में विश्वनाथ ने कहा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट करके नोट करिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि अब एग्जाम आने वाला है, क्या करें, क्या पढ़ें, कहीं कठिन क्वेश्चन न आ जाए। लेकिन आप देखेंगे जैसे पेपर आप खोलेंगे, उसमें आप देखेंगे कि 70% आपने जो कुछ पढ़ा था उसी से मिलता जुलता ही प्रश्न पत्र में दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि अगर आपका बेस मजबूत है तो फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। और आप तो प्री एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें आपके सामने ऑप्शन है कि 15 गुना में आपको आना है। तो आपकी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि 15 गुना में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मेंटली आपको अपने को वो करना है। पता चले कि आपने खूब तैयारी की और परीक्षा से पहले ही लड़खड़ाना शुरू कर दिए, तो फिर ये मानकर चलिए कि आपका पेपर खराब होने वाला है। इसलिए मेंटली अपने को ठीक रखिए, ठीक है। बातों ही बातों में आपने इसका सही जवाब दे दिया होगा, ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। सबसे पहली बार काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया था? वो ग्रियर्सन ने किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल के काल निर्धारण के क्रम में यह मत किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा। सही जवाब है इसका ऑप्शन एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि आदिकाल महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अगर आपने मेरे द्वारा लिखित वस्तुनिष्ठ संकलन पुस्तक का अध्ययन किया होगा तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपको वहां पर दिखाई दिया होगा। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया। अगला प्रश्न है, साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। काल विभाजन के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। यह बात किसने कही? सही जवाब हो गया, आपके दिमाग में इसका सही उत्तर जरूर आ रहा होगा। बहुत सारे विद्यार्थी रामचंद्र शुक्ल लगाकर प्रसन्नचित होंगे, लेकिन इसका जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, डॉक्टर नगेंद्र। जहां भी रीति की बात है, नगेंद्र ने रीतिकाल की भूमिका और काव्य शास्त्र पर काफी काम किया। तो एक आपको की पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि थोड़ा जहां भी काव्य शास्त्री
और हिंदी आलोचना की बात की जाए तो नगेंद्र पर भी हमें फोकस करना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। आदिकाल के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती। सही जवाब तो आप जान गए कि ऑप्शन दूसरा है, रामचंद्र शुक्ल। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल से शुरू से ही जुड़े होंगे तो हमने काव्य के रूप को लेकर आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, ठीक है, मुक्तक काव्य क्या है, गीति काव्य, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये सारी चीजें हम पहले क्यों कर रहे थे? इसीलिए कर रहे थे कि जहां भी पारिभाषिक शब्दावली आए तो हमारे विद्यार्थी वहां पर इधर उधर न करें, बिल्कुल सटीक उसको समझ जाए। तो हमारी कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ रणनीति है। नहीं तो अभी तक मैं हजारों प्रैक्टिस सेट करवा दिया होता, फिर भी आप कहते कि सर फला चीज हमारा क्लियर नहीं है। क्लियर पहले शिक्षक को पहले कोई चीज क्लियर करना चाहिए, इसके बाद ही टेस्ट लेना चाहिए, आपका परीक्षण करना चाहिए। तो बातों ही बातों में आपने इसका सही जवाब नोट कर लिया होगा, अपने दिमाग में उसको बैठा लिया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, फिर भी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से आप इसको हल कर लेंगे। पूछा जा रहा है, आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है, यानी कि असत्य है, जो कि तार्किक नहीं है? पहला, आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता नहीं दिखाई देती है। यदि आदिकालीन सिद्धों और नाथपंथियों के काव्य रूपों को हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो फिर भक्तिकालीन निर्गुण पंथियों की काव्य गंगा का उद्गम बताना कठिन होगा। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था। नक्शिक वर्णन, विरह के विभिन्न रूप, संदेश इत्यादि आदिकालीन साहित्य के कथ्य में अंतर्निहित रहे। तो इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि असत्य है या फिर असंगत है? हमने पूरा विकल्प पढ़ा, आपने उसको बहुत ही काक चेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से देखा होगा, सुना होगा और समझने का प्रयास किया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आदिकाल की प्रवृत्तियों पर आप सभी से मेंस की तैयारी कराते समय पूरी चर्चा कर ली। जब हम मेंस की तैयारी करा रहे थे तो तमाम विद्यार्थी कह रहे थे कि सर पहले प्री का एग्जाम है, पहले प्री का तैयारी करवाइए, फिर मेंस की तैयारी करवाइएगा। लेकिन हम उस नस को पहचानते हैं कि कैसे हमें तैयारी कराना है। चीजों को आप लोग समझिए, आप लोग घबराते बहुत ज्यादा हैं। अगर यही घबराहट परीक्षाओं में रही तो फिर दिक्कत हो सकती है। आप हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें सतर्क करना है, कड़वी बातों के साथ आप सभी को बतलाना है। मीठी मीठी बातें हमें नहीं करनी है, हमें कोर्स नहीं बेचना है, हमें पेड क्लास नहीं चलाना है, हमें अपने विद्यार्थियों को सही रास्ता बतलाना है। आपको हमने स्पेस दिया था, डांटते हुए आप सभी को हमने स्पेस दिया था कि आप इसका सही उत्तर चयनित कर ले। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब इसका पकड़ लिया कि हमने तो पढ़ा था कि साहित्य कथ्य की विविधता तो है और साथ में छंदों के प्रयोग में भी विविधता दिखलाई देती है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। और इसकी जांच के लिए आप केवल चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में पढ़ लीजिए, उन्होंने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया हुआ है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन एक हो गया। लेकिन आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से आप जरूर देखिए कि आदिकालीन साहित्य का आगामी जो भी कालखंड है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, इस कथन से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीर रस किस शैली में प्रयुक्त होता है तो वह डिंगल। हो सकता है कि सिंगल प्रश्न में ये सवाल आ जाए, ठीक है, सिंगल रूप में। और नक्शिक वर्णन, वीर के विभिन्न रूप और संदेश, इसीलिए तो एक रचना है संदेश राशक। ठीक है, तो ये सभी चीजें आदिकालीन रचनाओं में प्रवृत्ति के रूप में पाई जाती रही। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न है
पूछा जा रहा है कि रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है। विशलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। तो आप देख रहे हैं कि संगत में कौन कौन से हैं। सारी रचनाओं को आप अच्छे से दिमाग में रख लिए होंगे। संगत में नहीं है, असंगत जो है वो ऑप्शन तीसरा है। खुमान रासो शालीभद्र सूरी ने नहीं लिखा, बल्कि वो दलपत विजय ने लिखा हुआ है। तो इसको आपने पढ़ा भी होगा, नोट कर लीजिए। शालीभद्र सूरी की जो रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली रास है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, भिशलदेव रासो का काव्य नायक है प्रताप सिंह, राणा हम्मीर, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। तो विशलदेव रासो आपने पढ़ा होगा, जब रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब बता देंगे, ऑप्शन चौथा विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई में निबद्ध मसनवी शैली में लिखी गई भक्ति काल की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, सूर सरावली, पद्मावत, दोहावली। दोहा चौपाई से युक्त मसनवी शैली से ही उस रचना के तरफ आपका ध्यान चला जाना चाहिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा पद्मावत। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड किस रासो का विकसित रूप माना जाता है? हुमायूं रासो, विशलदेव रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो। तो आल्हा खंड। आपको लग रहा होगा कि हमने तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को किया था, खूब किताबें पढ़ी थी, और जब प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं तो सामान्य ही प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, सामान्य ही प्रश्न आते हैं। मैंने आप सभी से कितनी बार कहा कि 70% प्रश्न PYQ पर आधारित रहेंगे, 30 प्रश्न आपके लिए नए हो सकते हैं। उसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर 15%, 20% सवाल सही कर सकते हैं। आल्हा खंड की जब भी बात आएगी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए परमाल रासो। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी इसमें ग्रंथ लगे हुए हैं सबके रचनाकारों का नाम आपके दिमाग में छपना चाहिए। अल्टीमेट आप ही के दिमाग में छपना चाहिए। कई बार लोग दावा करते हैं कि फला चीज पढ़ लीजिए तो हो जाएगा, ढेका चीज पढ़ लीजिए। आपको मटेरियल तो दे दिया जाता है, लेकिन अंततः याद किसको करना है? आप ही को करना है। बाद में तो फिर सारे लोग श्रेय लेना शुरू करेंगे, आपको पोस्टर बॉय बना ही देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आला खंड को आपने देख लिया होगा कि परमाल रासो से संबंधित है। इससे संबंधित अन्य और भी तथ्य है कि ये किस ऋतु में गाया जाता है, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। भक्ति काल के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन, गणपत चंद्र गुप्त। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी विद्वान कोई न कोई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखे हुए हैं, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में इनका काफी रोल रहा है। तो ये कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमने वस्तुनिष्ठ संकलन नामक पुस्तक में ये सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट किया हुआ है। अगर आपके पास वो किताब नहीं हो तो जरूर एक बार उसको खरीदने का प्रयास कीजिए, या फिर अपने पास आपके कोई मित्र हो खरीदा हो तो एक बार देख भी लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प नहीं है। सुमेलित विकल्प नहीं है। रचनाएं दी गई हैं, जायसी की रचना आखिरी कलाम, कुतुबन मृगावती, मंझन मधुमालती, उस्मान ज्ञानदीप दिया है, जो कि विकल्प सुमेलित नहीं है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की, ठीक है। उस्मान की रचना है चित्रावली। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए, यही से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कहीं बाहर से या फिर किसी के प्रैक्टिस सेट या नोट से नहीं पूछे जाते हैं, मूल किताबों से पूछे जाते हैं। बस ये सारी चीजें हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आपको लगे कि आपने जो पढ़ा था वहीं से तो सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्पों का चयन कीजिए। एक तरफ मत दिया गया है और दूसरे तरफ उस मत का प्रतिपादन करने वाले आचार्य। द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। अब हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, ये ऐसा प्रश्न है कि वन लाइनर में भी ये सभी आ सकते हैं और सुमेलित वाले में भी आ सकते हैं। यानी कि मत और आचार्य संप्रदाय ये सभी परीक्षाओं में
प्रश्न के रूप में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लगाना है कि विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का हो गया, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का हो गया, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य का हो गया और द्वैतवाद हो गया मध्वाचार्य का। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, अभी एक सेकंड हम मिला लेते हैं, क का सी होना चाहिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके के प्रश्नों को मिलाते हुए ठीक से टिक करने की जरूरत है, कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अलंकृत काल नामकरण करने वाले विद्वान हैं। आपने देखा कि आदिकाल के नामकरण को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, दूसरा रीतिकाल के नामकरण को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि नामकरण को पढ़ते हुए इन दो कालखंडों के नामकरणों पर हमें ज्यादा फोकस करना है। बातों ही बातों में आपने ऑप्शन को पढ़ लिया होगा कि अलंकृत काल नामकरण करने का प्रयास किसने किया। ऑप्शन दिया गया है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आप देख रहे हैं कि रीतिकाल में 3 लोगों ने नाम दिया है, अलग अलग नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप नहीं देखेंगे कहीं कि इन्होंने कुछ रीतिकाल को कहा भी है कि नहीं कहा, लेकिन ऊपर के तीनों लोगों ने कहा। अलंकृत काल किसने कहा? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, मिश्र बंधु। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? इसको रीतिकाल कहा। ठीक है, रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा और श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और ये भी आप जानते हैं कि सुझाव कौन दिया था? वो थे रामचंद्र शुक्ल, सुझाव देने वाले। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है श्रृंगार की प्रधानता, काव्यांग निरूपण, दार्शनिक विचारधारा से युक्त काव्य, नायिका भेद वर्णन। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, आप सभी को बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर आप सभी से चर्चा की थी। आप अपना दिमाग जरूर लगा रहे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, दार्शनिक विचारधारा से युक्त काव्य। दार्शनिक विचारधारा से युक्त काव्य आप देखेंगे तो ज्यादातर भक्तिकार है। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की? बिहारी, देव, घनानंद, सेनापति। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, घनानंद की यह पंक्ति है कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत। लोग कविता बना रहे हैं और कविता तो मुझे ही बना रहे हैं। इसी तरीके से एक पंक्ति है ठाकुर की, हमने कई बार उसको बताया है कि लोग कवित्व को खेल मान लिए। आप उस पंक्ति को होमवर्क के रूप में पूरा टाइप करके कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से तो आपको तथ्य याद होंगे। तो ये किसका था? घनानंद का है कि लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। इसमें आप देख रहे हैं कि अलंकार भी, ठीक है, ये सभी चीजें भी व्याकरण के दृष्टिकोण से देखिए भी। अगला प्रश्न, पुष्टिमार्गीय भक्ति के संबंध में असंगत कथन है। पुष्टिमार्गीय भक्ति रागानुगा भक्ति है। इस भक्ति में किसी प्रकार की साधन या कर्मकांड की अपेक्षा नहीं होती। पुष्टिमार्गीय भक्त के प्रारंभ और संचित कर्मों का श्रमण ईश्वर कृपा से स्वयं हो जाता है। रस रूप पुरुषोत्तम के स्वरूपानंद की शक्ति प्राप्त कर उसकी लीला में प्रविष्ट होना पुष्टिमार्गीय भक्ति का फल नहीं है। तो इसमें से कौन सी बात असंगत है? सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा, जो कि रस रूप पुरुषोत्तम के स्वरूपानंद की शक्ति प्राप्त कर उसकी लीला में प्रविष्ट होना पुष्टिमार्गीय भक्ति का फल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, एकदम इसके उलट है। और भी चीजें देखिए कि पुष्टिमार्गीय जो भक्ति रही है, ठीक है, रागानुगा भक्ति रही है, इसमें कर्मकांड की अपेक्षा नहीं होती। ठीक है, और ईश्वर कृपा जिसमें आप देखेंगे कि अनुग्रह की बात इसमें की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतिकालीन रचना तथा रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रीतिकालीन रचना और रचनाकार दिए गए हैं, रस विलास, भाव विलास, काव्य सरोज, इश्क लता। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, मतिराम रस विलास नहीं बल्कि इन्होंने रसराज नाम से रचना लिखी है। रस विलास कई रचनाकारों ने लिखी है, जिसमें आपने चिंतामणि का नाम सुना होगा। ठीक है, देव ने भी लिखा है। तो इस तरीके से सुमेलित ऑप्शन पहला नहीं है और जितने भी ऑप्शन दिए गए सब क्या है? सुमेलित है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु योगीन साहित्य के संबंध में असंगत है। भारतेंदु काल में साहित्य के नए नए मार्ग खुले तथा खड़ी बोली कविता का वपन काल यही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु काल के नाम से
अभिहित किया जाता है। 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध की अपेक्षा भारतेंदु काल के हिंदी गद्य का विकास नवोदित राष्ट्रीयता और नवोत्थान की भावना के अंतर्गत हुआ था। भारतेंदु काल में जिस उपन्यास साहित्य का जन्म हुआ वह पूर्णतः प्राचीन कथाओं के समीप था। तो कौन सी बात है जो कि असंगत है? सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा कि भारतेंदु काल में जिस उपन्यास साहित्य का जन्म हुआ वह पूर्णतः प्राचीन कथाओं के समीप था। लेकिन आप देखेंगे इसी समय परीक्षा गुरु जैसे उपन्यास लिखे गए जिनको कि अंग्रेजी ढंग का नॉवेल कहा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन चौथा इसका असंगत उत्तर है। बाकी को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने 91 वीडियो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत देख लिया होगा, तुरंत आपको ये सभी विकल्प दिखाई दे रहे होंगे कि हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना? केशव, चिंतामणि त्रिपाठी, पद्माकर, बिहारी लाल। सही जवाब हो गया, आपके दिमाग में तुरंत दौड़ रहा होगा, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, चिंतामणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, रचनाकार एवं रचनाओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित विकल्प नहीं है, हमें वो बताना है। जयशंकर प्रसाद, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, सुमित्रानंदन पंत, अतिमा, वाणी, लोकायतन, महादेवी वर्मा, सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा। तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपने एकदम से पकड़ लिया होगा। बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। जयशंकर प्रसाद की एक रचनाएं नहीं है, बल्कि ये सब रचनाएं किसकी हैं? निराला की। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? प्रगतिवाद ने साहित्य को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित किया। प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवादी दर्शन को अपना लक्ष्य बनाकर चली। प्रगतिवादी साहित्य में पूंजीवादी शक्तियों की शोषक, स्वार्थी, स्वकेंद्रित, विसंगतमय प्रवृत्तियों पर चोट की गई है। प्रगतिवादी काव्यधारा व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा का मुखर होकर प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन सी बात है जो कि असंगत है? सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा। मुझे एक बार फिर से याद दिलाना पड़ रहा है कि हमने प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों पर आप सभी से चर्चा की थी और पूरा अच्छे से बताया भी था मेंस की तैयारी कराते समय। अब आपको पता चल रहा होगा कि मेंस यानी सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ना कितना जरूरी है। कुछ कुछ आसान प्रश्न आपको दिखाई देंगे, कुछ कुछ इस तरीके से लंबे प्रश्न दिखाई देते हैं। कई बार हमने महसूस किया कि लंबे प्रश्नों को देखकर विद्यार्थी थोड़ा सा चक्कर खाने लगते हैं कि पता नहीं इसमें अब क्या आंसर होगा। ठीक से इसको पढ़ना, अगर ठीक से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। उक्त कथन है रामविलास शर्मा, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिवपूजन सहाय, उपेंद्रनाथ अश्क, माखनलाल चतुर्वेदी। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उपेंद्रनाथ अश्क का संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक तरफ नाटककार का नाम है, दूसरे तरफ नाटक का नाम है। तिलचट्टा, कर्फ्यू, एक और अजनबी, आठवां सर्ग। मुद्रा राक्षस, जगदीश चंद्र माथुर, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र वर्मा। तो सुमेलित नहीं है, हमें बताना। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कर्फ्यू नहीं है, बल्कि कर्फ्यू ने लिखा है, कर्फ्यू को लिखने वाले जो हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल नाम के नाटककार रहे, उन्होंने कर्फ्यू लिखा हुआ है। बाकी जितना भी तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस, मृदुला गर्ग का एक और अजनबी, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। अगला प्रश्न है, रचनाकार एवं रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? गजानन माधव मुक्तिबोध, नाश और निर्माण, गलत है बिल्कुल। भवानी प्रसाद मिश्र, ब्रह्म राक्षस, ये भी गलत है। गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान, सही है। शमशेर बहादुर सिंह, कनुप्रिया, गलत है। तो देख रहे हैं कि सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है,
नाश और निर्माण, ये भी गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। कनुप्रिया आपने देखा कि धर्मवीर भारती की रचना है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी कवि किसी न किसी सप्तक से जुड़े हुए हैं। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि सप्तक के कवियों को ही सामूहिक रूप में पूछा जा रहा है। कभी उनकी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए कभी पूछ दिया जाता है कि कौन किस सप्तक में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, सप्तक के कवियों को भी और उनकी रचनाओं को भी। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि फला फला जो कवि हैं, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, किस किस सप्तक से जुड़े हुए। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है। शेखर एक जीवनी, वह जो मैंने देखा, गोदान, नदी के द्वीप। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है। तुरंत आपका दिमाग सही उत्तर तक पहुंच गया होगा कि गोदान जो है वो एक यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। सचेतन कहानी से जुड़े कहानीकारों में सम्मिलित नहीं है। डॉक्टर महीप सिंह, कमल जोशी, मधुकर सिंह, दामोदर सदन। सचेतन कहानी से जुड़े हुए कहानीकारों में शामिल नहीं। अक्सर सवाल पूछा जाता है नई कहानी से, लेकिन यहाँ पर सचेतन कहानी से पूछा गया है, जिसके प्रवर्तक के तौर पर है डॉक्टर महीप सिंह, लेकिन अन्य लोग भी उसमें शामिल रहे। कौन शामिल नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, दामोदर सदन का संबंध सचेतन कहानी से नहीं है। ऊपर के तीनों जो व्यक्ति हैं यानी कहानीकार हैं, इनका संबंध सचेतन कहानी से। हिंदी भाषा के उद्भव से असंबद्ध अपभ्रंश किस विकल्प में? टौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। तो हिंदी भाषा के उद्भव की जब भी बात की जाए तो किस अपभ्रंश की बात कम की जाती है या फिर न के बराबर की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, महाराष्ट्र। टौरसेनी आप देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी और मागधी बिहारी हिंदी से इसका संबंध रहा। तो इसको भी नोट करके आप रखिए, आज सवाल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रख्यात ललित निबंधकार नहीं है। विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कुबेर नाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। प्रख्यात ललित निबंधकार नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सही जवाब क्या है? ऑप्शन चौथा। बाकी विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कुबेर नाथ राय, इन सभी को ललित निबंधकारों की श्रेणी में रखा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। तो पश्चिमी राजस्थानी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है ऑप्शन पहला, मारवाड़ी। ठीक है, यहाँ पर ढूंढाड़ी को हम जयपुरी के भी नाम से जाने जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, महाजनी लिपि। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका होगा। आपके प्रश्न पत्र में भी इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी, ब्राह्मण। तो पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं उसको हमने पहले ही आप सभी को बताया कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको भी, इस सूत्र को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे देवनागरी लिपि का दोष माना जाता है? अभी तक तो गुण पर सवाल पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर दोष से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। एक वर्ण से एक ध्वनि संकेतित होती है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक रूप है। संयुक्त अक्षरों को लिखने की कई पद्धतियां। ठीक है, दोष माना जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? लड़का तेजी से दौड़ा, मैं आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, वह बहुत थक गया था, वह वहां भली भांति रह रहा। तो पहले ध्यान में रखना है कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है। अक्सर आप देखेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आप देखेंगे कि जैसे कुछ कुछ शब्द होते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, ठीक है, अचानक। जिन वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं वहां पर रीतिवाचक होता है, ध्यान रखिए। सचमुच, ठीक, इसी तरीके से विनय पूर्वक। ये जो सभी शब्द हैं ये सब रीतिवाचक क्रिया के उदाहरण। घबराकर, तो देखिए जहां जहां जिसमें लगा हुआ वो नहीं रहेगा। ठीक,
तो सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन तीसरा कि किस वाक्य में नहीं प्रयुक्त हुआ है, वो है ऑप्शन तीसरा। बाकी आप देख रहे हैं तेजी से, ध्यान पूर्वक, ठीक है, भली भांति, तो ये सभी किसके लक्षण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लक्षण। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? संबंध बोधक अव्यय किस वाक्य में नहीं है? ऑप्शन दिया गया धन के बिना काम नहीं चलता, बच्चा बाहर सो रहा है, आकाश की ओर क्या देख रहे हो, मोहन घर के बाहर है। तो संबंध जहां पर के, की ये सब आए वो संबंध में आ जाता है। देख रहे हैं ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है बच्चा बाहर सो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से संबोधन द्योतक विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा नहीं है? हट, अजी, हर, अरी, हे। संबोधन द्योतक मतलब संबोधन को बताने वाला विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन पहला हट। हट मतलब ये क्या है? क्रिया के रूप में हटना। अजी, अरी, हे ये सब संबोधन में, इसको ध्यान में रखना। ठीक, अगला प्रश्न है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया यानी कि कर्म प्रधान नहीं है? ठीक है, कौन सा वाक्य है? वह अपना सिर खुजलाता है, आप मेरे मित्र ठहरे, ये चीजें हमारा जी ललचाती, मैं घड़ा भर रहा हूं। तो अकर्मक क्रिया कौन सा है? सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन दूसरा आप मेरे मित्र ठहरे। इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, बाकी में कुछ न कुछ क्रिया हो रही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भीख, याचना, मधुकरी, भुक्ति। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा भुक्ति मतलब भोगना या फिर अनुभूत करना, इसका अर्थ है। लेकिन भिक्षा का जो पर्यायवाची है वो भीख है और याचना है और मधुकरी। ठीक है, तो इस तरीके से पर्यायवाची शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची? विकल्प दिया गया है और उसमें पूरा जो एक समूह है वो पर्यायवाची के अंतर्गत है और कुछ कुछ में कुछ एक आध दो पर्यायवाची नहीं भी। पतंग, मिहिर, सविता, निशाकर, निशिनाथ, निशीत, पंख, पांख, पंखी, कलापी, कोयल, कोयला। सही जवाब है ऑप्शन पहला पतंग, मिहिर, सविता ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं और सभी हैं। बाकी में आप देखेंगे जैसे निशीत है ये अर्धरात्रि के बारे में इसकी चर्चा की गई है। अन्य में जैसे कोयला दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कंप्लीट है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है परस्पर पर्याय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। इच्छा, स्प्रिया, इप्सा, लक्ष्मी, पद्मा, इंदिरा, विद्वान, कोविद, विचक्षण, क्षमा, तितिक्षा, अमर। तो त्रुटिपूर्ण विकल्प हमें बतलाना है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। इसमें हम देख रहे हैं कि तितिक्षा का मतलब क्या है यहां पर? ठीक है, तितिक्षा का मतलब है इसको इच्छा का मतलब है सहनशील। ठीक है, अमर्ष का मतलब है क्रोध। तो ये पूरा विकल्प क्या हो रहा है? त्रुटिपूर्ण हो रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। बाकी का आप देख रहे हैं कि पर्याय हैं तो पूरा एक साथ है। ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखिए। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? उसने अपने भाई तक को नहीं बुलाया, मोहन रात भर जागता रहा, राम ने पुस्तक खरीदी थी, मैं देर तक वहां रुका रहा। निपात का मतलब होता है जोर देकर कोई बात कहना, जोर देकर। कई बार तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि निपात का मतलब क्या होता है। जब हम कोई बात कहते हैं जोर देकर कहते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना ही का प्रयोग करते हैं, कई बार भी का प्रयोग करते हैं, तक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, केवल का प्रयोग करते हैं, मात्र का प्रयोग करते हैं। लगातार ये सभी शब्द हैं जिनकी वजह से आपको जानना है। तो का भी प्रयोग करते हैं खूब। ठीक, तो निपात का मतलब जोर देकर बात को करना। जैसे उसने अपने भाई तक, तक पर क्या हो रहा है? जोर हो रहा है। भाई तक को न बुलाना बहुत बड़ी बात होगी, तो इसमें तो प्रयोग हुआ। मोहन रात भर जागता रहा, मोहन रात भर पढ़ता रहा, रात भर वीडियो देखता रहा, तो इस पे भी जोर दिया जा रहा है। राम ने पुस्तक खरीदी, इस पे उतना जोर नहीं। मैं देर तक वहां रुका रहा, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन तीसरा हो गया। ठीक है,
आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म असंगत है? विलोम युग्म कौन सा असंगत है? बड़ा सवाल पूछा जाता है ये, अगर आप देखेंगे पीवाईक्यू में। तो जंगम का स्थावर, तुकर दुष्कर, डरपोक भीरु, चिंतित निश्चिंत। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन तीसरा जो है वो विलोम ना होके एक दूसरे से मिलता जुलता है। बाकी जंगम का विलोम स्थावर, सुकर का दुष्कर, चिंतित का निश्चिंत। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। निम्नलिखित में से हत का विलोम है अहत, निहत, विहत, प्रहत। तो देख रहे हैं कि सब में कोई न कोई उपसर्ग लगा हुआ है, उसके आधार पर हमें विलोम बतलाना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला अहत। विलोम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प हमें बतलाना है कौन है। आमिष, शामिश, भ्रांत, विभ्रांत, रुक्ष, मसृण, प्रफुल्ल, उत्फुल्ल। तो सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ऑप्शन तीसरा। रुक्ष का विकल्प विलोम क्या होगा? वो मसृण है। बाकी आमिष का निरामिष, इसको ध्यान में रखना है। भ्रांत का निभ्रांत, ठीक है। प्रफुल्ल का होगा म्लान, ठीक है। तो इस तरीके से सही जो विकल्प है ऑप्शन तीसरा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विपरीतार्थी शब्द है? सम्मुख, उन्मुख, नवीन, अर्वाचीन, शाश्वत, अनश्वर, अमित, परमित। तो विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? इसमें आप सभी को बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, ठीक है, अमित का परिमित। बाकी का आप देख रहे हैं सम्मुख, उन्मुख मिलता जुलता है, नवीन, अर्वाचीन, शाश्वत, नश्वर, अनश्वर, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। स्थित प्रज्ञ, बुद्धिजीवी, सुमति, प्रत्युत्पन्नमति। तो समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। एग्जाम में जिसकी बुद्धि ठीक काम करे उसको क्या कहेंगे हम? प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जिसे पार करना कठिन हो दुर्भेद्य नहीं है, बिना पलकें गिराए देखना निर्निमेष, जो ममता से रहित हो निर्मम। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा जो कि असंगत है। यहां पर होगा दुर्गम। यहां पर जिसको भेदा न जा सके वो दुर्भेद्य हो सकता है, लेकिन जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम या फिर दुष्कर। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? लौट कर पीछे आना परावर्त, दूसरों पर आश्रित रहने वाला अन्योन्याश्रित, रास्ते में खर्च के लिए रखा धन पाथेय, अपने स्थान से न हटने वाला अच्युत। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। दूसरों पर आश्रित रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? परालंब, ठीक है। अन्योनाश्रित शब्द नहीं है बल्कि परालंब है, ठीक। और बाकी को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सभी एक दूसरे के लिए सही है। यहाँ पर वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द, इसको ध्यान में रखिए। हो सकता है कि वन लाइनर में भी ये आ जाए। अगला प्रश्न है संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ? रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम। तो सही जवाब है ऑप्शन सी किरातार्जुनीयम। जो महाकाव्य है उसकी शुरुआत श्री से और अंत लक्ष्मी से हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। बाकी आप सर्गों को जरूर ध्यान में रखिए कि किसमें कितने कितने सर्ग हैं। हमने संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आप सभी को पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल जाकर उस वीडियो को देखिए। उसमें एक तथ्य प्रिय विद्यार्थियों, वो जो हमने पढ़ाया है वो एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ाया है, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब से हमने मटेरियल को लिया था, तो इसलिए जो भी तथ्य दिए गए हैं वो हमारे द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि उस किताब में जो चीज रखी गई है वही है। जैसे आप लोगों को एक कोई रचना है बुद्ध चरित, उसमें 28 सर्ग दिए गए और एनसीईआरटी में 14 सर्ग बताया गया है। तो मूल रूप से 14 सर्ग हैं, बाद में 14 जोड़ दिए गए हैं तो 28 हो गया। तो जो दोनों ध्यान में रखिए। मान लीजिए ऑप्शन में 28 नहीं रहे और 14 रहे, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमने 14 भी पढ़ा हुआ था।
अगला प्रश्न है, द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन पुरुष का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो द्रक्ष्यति दृश्य मतलब देखने की क्रिया जो धातु है उससे बना हुआ है, तो किसका ये है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी तरीके से आपको दृश्य धातु के पूरे रूपों को देख लेना है, बढ़िया से देखना है, यहां सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षयते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष। तो इसका जो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन ए है, कालिदास की जो रचना कुमार संभव है वहां से इस सूक्ति को लिया गया है कि कम उम्र वाले भी अच्छे आचरण के होने चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने पर संजीवनी लिखी है? ठीक है, 4, 6, 8, 10। तो मल्लीनाथ ने कुमार संभव पर कितनी टिप्पणियां लिखी हैं या संजीवनी लिखी हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 संजीवनी लिखी। अगला प्रश्न है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन युग्म सही नहीं है? लोट लकार, लट लकार, ठीक है, लिट लकार या लंग लकार, कौन सा इसमें सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक, तो यहां पर जो लोट लकार है वो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है, लोट लकार जो संभाव्य काल बताया जा रहा है, बल्कि आप देखेंगे कि आज्ञा सूचक इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, सही जवाब हो गया यहां पर ऑप्शन पहला। कहने का मतलब है कि आपको लकार से संबंधित इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो सही जवाब इसमें कौन सा कथन असत्य है हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सभी रस प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस की प्रधानता होती है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। और बाकी संधियां होती हैं, नाटक संधियां। ठीक है, सर्गों में भी वक्त होता है, और मंगलाचरण जिसको बोलते हैं, ये जो नमस्कार इत्यादि ये मंगलाचरण है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास, भारवी, भवभूति, बाणभट्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, भवभूति। भवभूति जो है करुण रस के लिए जाने जाते हैं, और इनकी जो रचना है उत्तर रामचरित इसी के आधार पर। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 20, 24। सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 छंदों का प्रयोग किया है, और छंदों पर लेकर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, जरूर आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के प्रथम नाटककार कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भास। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, भास, जो कि कालिदास के पूर्व में है, यानी कि प्रथम नाटककार हैं, और इनके कुल 13 नाटकों की चर्चा की जाती है, रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित और कल्पित। ठीक है, इस तरीके के इनको कैटेगराइज किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, होने तो चाहिए 120 प्रश्न, लेकिन हमने 60 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस पूरे प्रैक्टिस सेट को देखे होंगे, तो 60 में जितने सवाल सही हुए होंगे, ठीक है, उसमें आप उसको दुगना कर दीजिएगा, तो आपका 120 में उतना सही हो जाएगा। तो आप लोगों के कमेंट हमें चाहिए कि इस प्रश्नोत्तरी में, इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही हुए, ईमानदारी से एकदम से बताना है। चूंकि कमेंट करना आसान होता है, कोई भी कमेंट करके चला जाएगा कि मेरा 100 पे 100, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि कठिन थे, जो आपके लिए नए हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने आपके सही होंगे उसमें आप 2 का गुणा कर देंगे, अनुमान लगा लेंगे कि 120 में इससे कम आपका नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। आगे हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होंगे, और इसी तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। आपका पढ़ा हुआ ही पूरा एग्जाम में आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप भावुक होकर तैयारी मत कीजिए, बौद्धिकता के साथ
तैयारी कीजिए। परिणाम पर आपका ध्यान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत पर आप ध्यान रखिए। परीक्षा से कोई नहीं डरता है तो परिणाम से डरता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।